एक कंपनी राइस कुकर बनाती थी, दूसरी कंपनी मछली और नूडल्स सप्लाई करती थी, तीसरी कंपनी का पहला प्रोडक्ट टॉयलेट पेपर था और चौथी कंपनी ने मेकअप क्रीम से अपना करियर शुरू किया था। लेकिन मैं इनके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? एक्चुअली इन चारों में एक चीज कॉमन है। ये चारों आगे चलकर दुनिया की सबसे जानी मानी टेक कंपनियां बनी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं क्यूरिस्तान। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 कंपनियों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कमाल का सफर तय किया है। उनके होने से लोकोक्तियों को ताकत मिलती है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की ये कहानियां न सिर्फ बेमिसाल हैं बल्कि हमें भी साहस देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है सोनी। सोनी जापान की दिग्गज कंपनियों में से एक है। टीवी, कैमरा, फिल्म, म्यूजिक, रोबोट, सेमीकंडक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आप बस नाम लीजिए, सोनी हर जगह है। सोनी के फाउंडर थे मसारू इबुका और एकियो मोरिता। उनकी पहली मुलाकात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तब वे फौज के लिए नए हथियारों पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हथियार बनता उससे पहले परमाणु हमला हो गया और जापान ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद मोरिता अपने गांव चले गए, जबकि इबुका ने टोक्यो में रेडियो रिपेयर की दुकान खोल ली। उन दिनों रेडियो की डिमांड बढ़ रही थी, इसीलिए इबुका की दुकान चलने लगी। एक रोज उनकी खबर अखबार में छपी। जब एकियो मोरिता ने अखबार में अपने दोस्त का नाम देखा, उन्होंने तुरंत चिट्ठी भेजी और कुछ दिनों के बाद वो खुद भी टोक्यो पहुंच गए। फिर साथ में 1946 को दोनों ने टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की। वे रोजमर्रा की जरूरत के इक्विपमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास बड़ी पूंजी या मॉडर्न मशीनें नहीं थी। हालांकि चावल और बिजली की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वॉर फैक्ट्रियां बंद होने से बिजली काफी मात्रा में बच रही थी और चावल उन्हें फीस में मिल रहा था। क्योंकि जापान में चावल डाइट का अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट राइस कुकर पर किया। वे चावल पकाने के प्रोसेस को आसान बनाना चाहते थे, लेकिन उनके कुकर ने साथ नहीं दिया। उसमें चावल या तो कच्चा रह जाता या गीला हो जाता था। इसके चलते उनका पहला प्रोडक्ट फेल हो गया, मगर उन्होंने इनोवेशन का रास्ता नहीं छोड़ा और अलग अलग प्रोडक्ट्स पर काम करते रहे। 1950 के दशक में वे टेप रिकॉर्डर और पॉकेट रेडियो लॉन्च करने में सफल रहे। इसने उन्हें पहली बार दौलत और शोहरत लाकर दी। अब वे ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका नाम कैची नहीं था। इसीलिए 1958 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर सोनी कर दिया। ये लैटिन वर्ड सोनस यानी साउंड और अमेरिकन स्लैंग सोनी, इससे मिलकर बना है। सोनी ने 1989 में अपना सबसे चर्चित प्रोडक्ट वॉकमैन लॉन्च किया। उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देयर हेयर, देयर देयर, देयर एवरीवेयर। सोनी की कहानी जापान के इकोनॉमिक मिरेकल की भी कहानी है। हमने जापान की जर्नी पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब अगली कंपनी की तरफ चलते हैं, जिसकी यात्रा मछली से शुरू हुई थी और मोबाइल से आगे निकल चुकी है। इस कंपनी का नाम है सैमसंग। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सैमसंग को आप स्मार्टफोन्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जानते होंगे, लेकिन इनका कारोबार काफी फैला हुआ है। वे रियल एस्टेट, शिप बिल्डिंग, दवाई, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग का बिजनेस भी चलाते हैं। लेकिन 1938 में शुरुआत के वक्त उनका धंधा पूरी तरह अलग था। सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चुल जमींदार परिवार से थे। उन्होंने दाइगो में एक छोटा सा स्टोर खोला था। वहां वे सूखी मछली, आटा, सब्जियां और नूडल्स एक्सपोर्ट करते थे। जब ली ब्योंग चुल ने स्टोर खोला था, कोरियन पेनिनसुला का बंटवारा नहीं हुआ था। 1910 से पूरा कोरिया जापान के कब्जे में था। फिर 1945 में वो बाहर निकल गया। तब तक साउथ वाला हिस्सा अमेरिका, जबकि नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत संघ के पास आ चुका था। 1948 में दोनों हिस्से अलग देश बन गए और 2 साल बाद उनके बीच भीषण जंग होने लगी। कोरियन वॉर के दौरान ली ने अपना बिजनेस बदल लिया। वे शुगर रिफाइनरी और टेक्सटाइल की मिलें चलाने लगे। 1960 के दशक में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री ली और 1970 में उन्होंने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया। फिर तो नए नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहे। आज सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी टीवी और मोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक है। मोबाइल के मार्केट में एप्पल के साथ उसकी टक्कर चलती रहती है, लेकिन टीवी बनाने में उन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ पाया है। रेस की बात हुई और अगली कंपनी का रिलेशन भी उधर ही है, लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फर्राटेदार लग्जरी कारों की इमेज उभरने लगती है। ये सच भी है, लेकिन इटालियन मैकेनिक और कार डिजाइनर फेरोसियो लैम्बोर्गिनी का इरादा कुछ और था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका देश बुरी तरह हारा था, जिसके बाद फौज पर लिमिटेशंस लगने लगे थे। सैनिकों की संख्या घटा दी गई थी और हथियारों पर पाबंदियां भी थोपी गई थी। इसके चलते बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट कबाड़ में चले गए। फेरोसियो ने इसी कबाड़ से 1948 में अपनी ट्रैक्टर कंपनी शुरू की और खूब मुनाफा कमाया। फेरोसियो को लग्जरी गाड़ियों का बड़ा शौक था, तो मुनाफे के पैसे से उन्होंने फरारी की कार खरीदी, लेकिन उसकी क्वालिटी और कंपनी की कस्टमर सर्विस उन्हें पसंद नहीं आई।
तब उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार बनाने का फैसला किया। इस तरह 1963 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की शुरुआत हुई, लेकिन रोसियो ने 1974 में कार कंपनी बेच दी। अगले कुछ वर्षों में इसके मालिक कई बार बदले। फिर 1998 में जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन ने लैम्बोर्गिनी का अधिग्रहण कर लिया। इसको ऑडी के साथ डेवलप किया गया। इसने लैम्बोर्गिनी को नया जीवन दिया। आज ये कंपनी स्पीड और लग्जरी का सिंबल बन चुकी है। लिस्ट में चौथी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। ये कंपनी है नोकिया। आज नोकिया स्मार्टफोन मार्केट से गायब हो चुका है, लेकिन कुछ वर्षों पहले तक मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था। उसका सिग्नेचर ट्यून, मोबाइल गेम, कीपैड हमारे नॉस्टैल्जिया में रचे बसे हैं। 2007 तक लगभग 50% स्मार्टफोन मार्केट पर नोकिया का कब्जा था, लेकिन कुछ गलतियों और ना बदलने की जिद ने उन्हें खत्म कर दिया। ये डाउनफॉल हैरान करने वाला था, क्योंकि उनका सफर बदलाव की मिसाल रहा है। नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी। कंपनी के फाउंडर फ्रेडरिक आइडिस्टाम इंजीनियर थे। उन्होंने 1865 में पेपर मिल खोला था। इसमें वो टॉयलेट पेपर और गत्ते बनाते थे। फिर उन्होंने रबर में हाथ आजमाया। कई बरसों तक वे जूते, केबल और टायर बनाते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नोकिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम बिजनेस में कदम रखा। 1962 में वे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेकर आए। ये एक रेडियो टेलीफोन था, जिसका इस्तेमाल फौज और इमरजेंसी सर्विसेज में होता था। नोकिया ने पब्लिक के लिए पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन 1991 में लॉन्च किया। ये मॉडल था नोकिया 1011। इसके बाद वे मार्केट पर छा गए। 2003 में लॉन्च होने वाला नोकिया 1100 उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। 2007 तक नोकिया के फोन उरूज पर थे। वे जो चीज छूते थे वही सोना बन जाती थी, लेकिन इसी अहंकार ने उन्हें गर्त का रास्ता भी दिखा दिया। 2014 में उन्हें अपना मोबाइल बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा, लेकिन ये डील भी काम नहीं आ सकी। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे HMD ग्लोबल को बेच दिया। ये कंपनी अब भी नोकिया फोन बनाती है, लेकिन वे कभी compete नहीं कर पाए। नोकिया की जो मेन कंपनी थी वो अब टेलीकॉम नेटवर्क और IT सर्विसेज की फील्ड में काम करती है। हमारी लिस्ट में 5वीं कंपनी है कोलगेट। कोलगेट ओरल केयर प्रोडक्ट्स जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन शुरुआत के 67 वर्षों तक उनका इससे कोई वास्ता नहीं था। कोलगेट की स्थापना विलियम कोलगेट ने 1806 में की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में साबुन और मोमबत्ती की फैक्ट्री डाली थी। 1857 में विलियम की मृत्यु हो गई। उसके बाद कंपनी की बागडोर उनके बेटे सैमुअल के पास आई। उन्होंने 1873 में पहली बार टूथपेस्ट लॉन्च किया। उस वक्त टूथपेस्ट शीशे के जार में भरकर बेचा जाता था, लेकिन 1896 में लचीले ट्यूब्स की एंट्री हुई। इसने टूथपेस्ट की पैकेजिंग को आसान बना दिया। कोलगेट ने 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे अमेरिका में कैंपेन चलाया। स्कूलों में फ्री टूथपेस्ट बांटे गए और विज्ञापनों के जरिए टूथपेस्ट की अहमियत को साबित किया गया। इसको हेल्थ से जोड़कर प्रचारित किया गया। इस तरह कोलगेट ओरल हाइजीन का दूसरा नाम बन गया। हमारी लिस्ट में छठी कंपनी है LG। LG की टैगलाइन है लाइफ्स गुड। कई लोग इसको LG का फुल फॉर्म समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके नामकरण की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1947 में साउथ कोरिया में कंपनी बनी लकहुई केमिकल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। उनका पहला प्रोडक्ट था लकी फेस क्रीम। ये क्रीम इतनी पॉपुलर हुई कि कंपनी ने अपना नाम बदलकर लकी केमिकल कर लिया। आगे चलकर उन्होंने लकी डिटर्जेंट, लकी शॉप और लकी टूथपेस्ट भी लॉन्च किए। उसी दौर में नए अवसर भी पैदा हो रहे थे। कोरियन वॉर के बाद अमेरिका साउथ कोरिया में दिलचस्पी ले रहा था। उसने खाने से लेकर रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी तक की मदद दी। इससे साउथ कोरियन कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। इसका फायदा लकी केमिकल को भी मिला। 1958 में उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन लॉन्च किया और इसका नाम रखा गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार का पहला प्रोडक्ट रेडियो था। इसके बाद उन्होंने होम अप्लायंसेस से लेकर मोबाइल फोन्स और टेलीकॉम की फील्ड में हाथ आजमाया। फिर 1995 में लकी केमिकल और गोल्ड स्टार का विलय हो गया। इस तरह नई कंपनी बनी लकी गोल्ड स्टार यानी LG, जिसका नाम टेक मार्केट में बड़े अदब से लिया जाता है। अगली कंपनी है टोयोटा। आज के दिन टोयोटा सर्वविद्यमान है। उनकी बनाई गाड़ियां राजनेताओं के पास खूब मिलती हैं। इन्हें मिलिट्री भी यूज करती है और ये आतंकवादियों को भी पसंद आती हैं। तालिबान से लेकर बोको हराम तक के पास टोयोटा के मिनी ट्रक्स दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद में एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जापान के साकिची तोयोदा ने 1926 में ऑटोमेटिक पावर लूम का आविष्कार किया था। ये लूम तभी बंद होता था जब इसको कोई बंद करे या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, मगर साकिची इसमें सिमट कर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने आविष्कार का पेटेंट एक ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और उससे मिला पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाने लगे। लेकिन 1930 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर बिजनेस की कमान उनके बेटे किचिरो तोयोदा के पास आई। वे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफी प्रभावित थे। उन्हें इसमें भविष्य दिखाई दे रहा था। इसीलिए उन्होंने 1937 में टोयोटा मोटर्स की स्थापना की, लेकिन 2 बरस बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया।
जंग के दौरान टोयोटा जापानी सेना के लिए ट्रक बनाने लगी। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। वे जंग में शामिल जापानी कंपनियों को बंद करने लगे, लेकिन टोयोटा किसी तरह बच गई। फिर उसने फैमिली कार बनाने पर ध्यान दिया। 1950 के दशक में अमेरिका और जापान सरकार दोनों लोकल कंपनियों को आगे बढ़ा रही थी। टोयोटा को इसका फायदा मिला। उन्होंने अपने यहाँ काइजन थ्योरी भी इंट्रोड्यूस की। इसमें हर कोई पहले से बेहतर काम करने की कोशिश करता था। छोटे से छोटा स्टाफ मेंबर भी इस प्रोसेस का हिस्सा था। इससे लगातार इंप्रूव करने में मदद मिली। इस थ्योरी को बाद में कई और कंपनियों ने भी अप्लाई किया। ये जापान की सोच का सिंबल बन गया। ये सिंबल आज भी उसी बुलंदी के साथ चमक रहा है। लिस्ट में अगली कंपनी है एमआरएफ। एमआरएफ का स्टिकर आपने सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के बल्ले पर देखा होगा। तब हमें भी लगता था कि एमआरएफ केवल बैट बनाती है। अगर पूरा नाम पढ़ लेते तो चीजें काफी क्लियर हो जाती। एमआरएफ का फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। इनका असली बिजनेस रबर प्रोडक्ट्स जैसे टायर, ट्यूब्स, कन्वेयर बेल्ट्स आदि का है। हालांकि 1946 में इसकी शुरुआत किसी और रूप में हुई थी। उस वक्त चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। वहीं पर केएम मम्मन मापिल्लाई ने गुब्बारे की फैक्ट्री लगाई। जब काम चलने लगा तब उन्होंने बिजनेस बढ़ाने का फैसला किया। फिर वे ग्लव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और मेडिकल यूज के प्रोडक्ट्स बनाने लगे। 1961 में एमआरएफ ने अमेरिकी ब्रांड मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। यहाँ से टायर बिजनेस में उनकी एंट्री हुई। 1967 तक वे टायर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करने लगे थे। ऐसा करने वाली एमआरएफ पहली कंपनी थी। एमआरएफ ने पहला टायर ट्रक के लिए बनाया था और यही आइडिया उनके लोगों के डिजाइन में भी दिखता है। इसमें एक पहलवान टायर लेकर खड़ा है। ये मजबूती और ड्यूरेबिलिटी का सिंबल था, जैसा कि ट्रक ड्राइवर्स चाहते थे। आज एमआरएफ स्पोर्ट्स कार से लेकर फाइटर जेट्स तक के लिए टायर बनाती है, लेकिन उन्होंने अपना लोगो नहीं बदला है। लिस्ट में नवी कंपनी है शेल। लंदन के मार्कस सैमुअल एंटीक चीजों की दुकान चलाते थे। 1833 में उन्होंने अपनी दुकान में एक नया आइटम जोड़ा। ये आइटम था समंदर के किनारे मिलने वाली सीपियां। अंग्रेजी में उनको सी शेल कहते हैं। मार्कस ने अपनी कंपनी का नाम शेल रख दिया। उन्होंने इससे काफी पैसा कमाया और उनका कारोबार ईस्ट एशिया तक पहुंच गया, लेकिन वो टाउन्ड सीपियां ही बेचते रहे। फिर 1870 में मार्कस सैमुअल की मृत्यु हो गई। इसके बाद बिजनेस की बागडोर उनके दो बेटों मार्कस जूनियर और सैमुअल के पास आई। उनकी दिलचस्पी कच्चे तेल में थी। 1880 के दशक में उन्होंने कैरोसिन का ट्रांसपोर्ट शुरू किया। उनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस बाकी इनकम सोर्सेस से ऊपर निकलने लगा था। इसने उनको भविष्य का रास्ता दिखा दिया था। फिर 1897 में उन्होंने शेल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी की नींव रखी। 4 बरस बाद यानी 1901 में अमेरिका के टेक्सास में तेल का भंडार मिला। इस तेल के ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार शेल के पास था, लेकिन इस डील से उनको फायदा नहीं हो रहा था। उसी वक्त नीदरलैंड्स की रॉयल डच कंपनी अपने ऑयल टैंकर्स बना रही थी। शेल का ट्रांसपोर्ट बिजनेस ठप होने की कगार पर था। तब उन्होंने रॉयल डच कंपनी के साथ मर्जर कर लिया और इस तरह नई कंपनी बनी रॉयल डच शेल ग्रुप। जिस तारीख यानी 23 अप्रैल 1907 को मर्जर का टेलीग्राम आया, उस दिन शेल अपना बर्थडे मनाती है। शेल आज दुनिया की सबसे ताकतवर तेल कंपनियों में से एक है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक उसका बिजनेस फैला हुआ है। कई देशों में सरकार गिराने और बनाने में भी उसका नाम आता है। 1833 में अपनी दुकान पर बैठे मार्कस सैमुअल ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लिस्ट में आखिरी नाम है नाइकी का। अगर आपकी स्पोर्ट्स में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो आपने नाइकी का नाम जरूर ही सुना होगा। नाइकी एक ग्रीक देवी का नाम है जो जीत का प्रतीक मानी जाती है। मौजूदा समय में नाइकी स्पोर्ट्स फुटवेयर और कपड़े बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन शुरुआती दौर में इनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं था। जनवरी 1964 में फिल नाइट और उनके कोच बिल बावरमैन ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बनाई थी। उनका जापानी शू कंपनी ओनिसुका टाइगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। फिल और बावरमैन उनके जूते अमेरिका में बेचते थे, लेकिन 1971 में ये डील टूट गई। अब उन्हें अकेले काम करना था। तब उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का नाम बदलकर नाइकी किया। फिर अपना आइकॉनिक लोगो बनवाया। लोगो बनाने वाली कैरोलिन डेविडसन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। उनको सिर्फ इस काम के $35 मिले थे। फिल और बावरमैन ने अपने प्रोडक्ट्स पर दिन रात मेहनत की। उन्होंने शूज के वजन और स्पीड पर जोर दिया। उनके जूते हल्के होते थे और एथलीट्स को तेज भागने में मदद करते थे। इसने स्पोर्ट्स में नई क्रांति ला दी और आगे की कहानी इतिहास है। अगर आप इन कंपनियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुछ किताबें रेकमेंडेड हैं, जैसे सोनी के फाउंडर एक्यो मोरिता की मेड इन जापान है। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट ने शू डॉग लिखी है। जॉफ्री केन की सैमसंग राइजिंग पढ़ी जा सकती है। ऐसी ही कुछ फिल्में भी हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स की जर्नी पर फाउंडर बनी है। नाइकी की कहानी एयर में दिखाई गई है। फेसबुक को समझने के लिए द सोशल नेटवर्क आप देख सकते हैं। आप कोई भी कहानी उठा लीजिए, सबका मूल एक है, चेंज इज इटर्नल। परिवर्तन ही सत्य है। जिसने इस सत्य को समझ लिया उसके लिए भविष्य के दरवाजे खुल जाते हैं। अब है आपकी बारी।
आपको ये कहानियाँ कैसी लगी, आपको क्या कुछ इनसे सीखने को मिला, आप किस कंपनी की कहानी को और डिटेल में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। अगर कोई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल क्यूरिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं अभिषेक कुमार। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।